नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर नजर। नमक सत्याग्रह की मनी वर्षगांठ, राजमुंद्री में हुआ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम था नमक सत्याग्रह। गुजरात में भेड़ियों को जंगल में रिलीज करने की तैयारी, फसलों को बचाना है मकसद। नीलगाय तबाह कर रही हैं किसानों की फसल। और नेपाल में नए राष्ट्रपति ने ली शपथ, बफर स्टेट है नेपाल, संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का मकसद। खबरों को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपके लिए ये सूचना मैं दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच जो कि यूपीएससी के लिए है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होंगे, शुरू कर चुकी है 11 मार्च से। 11 मार्च से इस बैच की टाइमिंग जो रखी गई है शाम 6 बजे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोर्स केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन इत्यादि अन्य बहुत सारे उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप और जानकारी भी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 12 मार्च को नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ आयोजित की गई। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में महात्मा गांधी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजमहेंद्रवरम दरअसल राजमुंद्री का ही औपचारिक सरकारी नाम है। 6 अप्रैल तक 11 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। ये प्रतिमाएं दांडी मार्च को प्रदर्शित करते हुए तैयार की जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी 5 बार राजमुंद्री आए थे। गौरतलब है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर कर के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। ये गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। वे अपने 78 चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा गया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान C राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा नमक कानून तोड़ने के मकसद से की थी। नमक सत्याग्रह 3 मायनों में बेहद अहम था। इस सत्याग्रह ने पहली बार महात्मा गांधी को दुनिया की अटेंशन दिलाई थी। इसे यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया द्वारा कवर किया गया था। दूसरा ये कि ये पहला राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मौका था जिसमें महिलाओं ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को इसमें महिलाओं को भी शामिल करने के लिए तैयार किया था। तीसरी सबसे अहम बात यह कि इस सत्याग्रह ने ब्रिटिशर्स को यह एहसास करा दिया कि वे लंबे वक्त तक भारत पर कब्जा जारी नहीं रख पाएंगे। साथ ही इसी का नतीजा आगे जाकर गोलमेज सम्मेलन के तौर पर भी दिखता है। पहली बार भारतीय भेड़ियों को कैप्टिविटी से वन में रिलीज किया जाएगा। इन भेड़ियों को जूनागढ़ स्थित सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से उत्तरी गुजरात के वनों में छोड़ा जाएगा। अभी इन भेड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद वाइल्ड हर्बीवोर मसलन नीलगाय, जंगली सुअर की संख्या को नियंत्रित करना है। वाइल्ड हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता से है। इन हर्बीवोर्स के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018-19 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत में भेड़ियों की संख्या 3100 आंकी गई थी। सबसे ज्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में और तीसरे नंबर पर गुजरात में है। भेड़ियों की संख्या में कमी की वजह मालधारी समुदाय द्वारा अपने भेड़ों और बकरियों को बचाने के लिए भेड़ियों का शिकार किया जाना है। मालधारी गुजरात का जनजाति समुदाय है। ये गिर के वनों में रहते हैं। भारत में भेड़ियों के लिए कोई विशेष वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाई गई है। इसके चलते भी भेड़ियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसे जगह दी गई है। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। 2018 से लेकर 2022 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। इस दौरान रूस भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। हालांकि भारत के हथियारों में रूस का हिस्सा 64% से गिरकर 45% तक पहुंच गया है। वहीं फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करता है। हालांकि अब इस पोजीशन को खतरा है। रूस के कई प्रतिद्वंद्वी इस क्षेत्र में उभर कर आए हैं। भारत ने घरेलू स्तर पर भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र को खूब बढ़ावा दिया है। इसने भी रूस की स्थिति को प्रभावित किया है।
भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक के तौर पर काबिज होने की प्रमुख वजह है चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहा भारत का विवाद। आपको बता दें कि सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और विवाद आदि के क्षेत्र में रिसर्च को लेकर काम करता है। इसका गठन साल 1966 में हुआ था। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। उन्हें शपथ एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा दिलवाई गई। नेपाल के संविधान के मुताबिक देश का एक राष्ट्रपति होगा जो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। राष्ट्रपति की मुख्य जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करनी होगी। नेपाल ने साल 2006 में रिपब्लिक बनने के साथ साथ प्रेसिडेंट सिस्टम को अपनाया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो सकता। गौरतलब है कि नेपाल में नए संविधान को साल 2015 में अपनाया गया था। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह अपनी सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साझा करता है। इसके अलावा नेपाल तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट की तरह काम करता है। यहाँ की 81% आबादी हिंदू है, इसलिए नेपाल के राजनेता इसे हिंदू राज्य घोषित करने की मांग करते हैं। हालांकि नेपाल का संविधान इसे सेकुलर स्टेट घोषित करता है। नेपाल अपने पशुपतिनाथ मंदिर और माया देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालधारी समुदाय गुजरात से संबंधित है। नेपाल घोषित तौर पर एक हिंदू राष्ट्र है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में राजमुंद्री की यात्रा कभी नहीं की थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है, सिप्री ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत को हथियारों के मामले में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सबसे बड़े आयातक, सबसे बड़े निर्यातक, सबसे बड़े निर्माता या फिर हथियार कंपनियों के मामले में शीर्ष देश। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल, भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन को लेकर समझौता हुआ है। यह पाइपलाइन सिलीगुड़ी से लेकर पार्वतीपुर तक जाती है। पार्वतीपुर स्थित है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी कि बांग्लादेश। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूएन से संबंधित नहीं है। टिड्डी से संबंधित भविष्यवाणी के लिए WMO जिम्मेदार है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी की जाती है। सही कथन या कथनों को कूट से चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूनाइटेड नेशंस की विशेषीकृत एजेंसी है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट WMO जारी करता है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।